समझ नहीं पा रहे। मेरे पास ये एक फाइल है, फर्ज कर लें ये एक फाइल है जो कि MS वर्ड की है, PS है यानी कि फोटोशॉप या वर्ड। उसके अंदर मैंने 2 पिक्चर्स ऐड कर दी, A की और B की, एक A नाम की एक B नाम की है, ठीक है। और उसमें कुछ भी डिज़ाइन हुआ है, बाकी जगह पे टेक्स्ट है। और आपके पास जो फोल्डर है वो उसमें एक फ़ाइल पड़ी हुई है A नाम की और एक B नाम की पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये B की है और ये A की है। अब फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर या जैसे MS वर्ड वगैरह वो क्या करते हैं, वो डेटा यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको उठाएंगे अपने पास मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने से क्या होता है, फाइल का साइज़ जो है वो अगर यहाँ पर इमेज डालने से पहले अगर 10K है तो वो 10 MB तक चला जाएगा पिक्चर के मुताबिक, अगर जितना साइज़ पिक्चर का होगा उसके मुताबिक। अब यहाँ से आप ये फाइल डिलीट कर दें या मूव कर दें, दोनों एक ही बातें हैं। उसके बाद क्या होगा, इस डॉक्यूमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने अपने अंदर मर्ज कर लिया है। आप ये खाली PDF बना के दे दें या आप ये खाली ये सेंड कर दें तो तब भी क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी निस्बत अगर आप आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं या 3D मैक्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेगा कि वो आपका ये वाला डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पर अब A लगाया और B लगाया, शो आपको यहाँ पर भी हो रहा होगा वैसे ही जैसे आपको उधर हो रहा है, लेकिन ये इसका रेफरेंस लेके जाते हैं, ठीक है। और उसको वो सिंक कर रहा होता है बार बार, इस पाथ के ऊपर सिंक कर रहा होता है। अब यहाँ से मूव करें, रीनेम करें या अपने डिलीट करें, यहाँ पे फाइल नज़र नहीं आएगी 3D वाले सॉफ्टवेयर में क्योंकि वो उसे सिंक कर रहा है। इसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं कुछ, B में मैंने कोई पिक्चर को चेंज कर दिया, डॉक्यूमेंट A में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पिक्चर के ऊपर क्योंकि उसने वो इंक्लूड की हुई है, आपको दोबारा इंक्लूड करनी पड़ेगी। हाँ, अगर जैसे पावर पॉइंट वाले कोई सॉफ्टवेयर है वो रिफ़्रेश करने की ऑप्शन देते हैं, रिफ़्रेश करने से क्या होता है कि वो आपको दोबारा इंपोर्ट करता है फाइल, तो अगर उसी पाथ में पड़ी हुई है तो वो रिफ़्रेश कर देगा, वरना वो चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे 3D मैक्स के सॉफ्टवेयर है वो विद इन सेकेंड खुद ही इसको अपडेट कर देंगे, आपको दोबारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न क्या है कि ये सिंक कर रहे हैं बार बार। अब आप लोगों ने किया क्या, कुछ ने तो ये पिक्चर डाली नहीं है फोल्डर में, जिन्होंने ये पिक्चर नहीं डाली उनका कोई हल नहीं है क्योंकि उनकी फाइल ग्रे ही नज़र आएगी क्योंकि वहाँ पे तो पाथ में फाइलें पड़ी नहीं है। एक दिन ये होता है जैसे इस स्टूडेंट ने किया हुआ है कि पिक्चर सारी रखी हुई हैं, ठीक है, वहीं पर ये सेव है, फिर भी पिक्चर शो नहीं होती। उस वक्त क्या रीज़न बनती है, आपने पिक्चर डाउनलोड की, वो आपके डाउनलोड के फोल्डर में, ठीक है, या डेस्कटॉप के फोल्डर में पड़ी हुई होगी, आपने वहां से इसको ऐड कर दिया इसके अंदर, यहाँ से बाद में कॉपी की फाइल और यहाँ पे फोल्डर में पेस्ट की, यहीं पे 3D में इसकी भी फाइल रखी और सबमिट करवा के दे दिया। इसने जब इसको सिंक किया तो इसके पास पाथ कौन सा होगा, डेस्कटॉप का, सर वो पुराने डेस्कटॉप वाला। का या डाउनलोड का। तो चाहे यस आपने सर। यहाँ पे बाद में रख भी दी हैं लेकिन उसके पास तो पाथ उस चीज़ का, वो तो उसको सिंक कर रहा है बार बार। तो मेरे डेस्कटॉप जब डाउनलोड में तो वो नहीं पड़ी हुई होंगी, तो ये वाला एरर आता है, फिर मुझे पाथ को चेंज करना पड़ता है। अब ये पाथ कहाँ पे रखता है, अगर हम इसको देखें कि मैं यहाँ पर एक लगाता हूँ पिक्चर,
कोई भी पिक्चर ऐड कर देता हूँ मैं इसके ऊपर। बल्कि इसके बजाय बिटमैप लेयर के आते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐड की, उसको मैंने शो किया, आ रहा है, सिंक हो रहा है। जब आप गो टू पेरेंट में डिफ्यूज में एम लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? जब आपका डिफ्यूज की सेटिंग वाला बटन जो छोटा ग्रे है उसके साथ एम लिखा हुआ आ रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है? एम क्यों लिखा हुआ आ रहा है? ये वाला एम सर वो बता रहा है उसके ऊपर पिक्चर लगी हुई है, वो मटेरियल ऐड हो चुका हुआ, पिक्चर लगी हुई है। अब इस एम के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो वो दोबारा इमेज की प्रॉपर्टी में चला जाएगा, और ये बिटमैप का पाथ है जो मैंने अभी ऐड किया, और इसी को वो सिंक कर रहा है बार बार। इसलिए वो जब आप मुझे सेंड करेंगे या मैं आपको सेंड करूंगा तो मेरे जो डेस्कटॉप में जो पड़ा हुआ तो मुझे तो आपको नज़र नहीं आएगी। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है प्रोफेशनल? एक होता है देसी तरीका, जैसे ये इधर किया हुआ है कि आपने सारी पिक्चर इधर फेंकी हैं, उसके बाद आपने पिक्चर 3D मैक्स में लोड करनी है, पहले पिक्चर कॉपी करनी है अपने फोल्डर में फिर लगानी है, लेकिन ये भी अच्छा प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आपको इस तरह फोल्डर बनाना होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे ये सोलर सिस्टम है उसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है टेक्सचर के नाम का, ठीक है? उसमें सारी इमेजेस आपने जो डाउनलोड की हैं या खुद बनाई है पहले पेस्ट करनी है जेपीईजी या पीएनजी बना के। देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसको मटेरियल में ऐड करना है 3D मैक्स के। 3D मैक्स की फाइल भी यहाँ पर सेव है। आउटपुट का या रेंडर का एक फोल्डर बनाते हैं, दोनों में से कोई भी बना लें, जैसे मैंने आउटपुट बनाया होता है आप रेंडर का बना लें। उसमें वो फाइल पड़ी हुई जो आपने रेंडर करके रखी है या वीडियो जो भी। तो इस तरह कैटेगराइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ये सबमिट करवाएंगे तो क्लाइंट को पता होगा कि जितनी भी इसके अंदर ये टेक्सचर पड़ा हुआ है जो आपने यूज़ किया बिटमैप वो सब यहीं पे होगा। उसके बाद जो आपने रिजल्ट बताया वो यहीं पर होगा, और ये आपका सोर्स फाइल है, ठीक है? तो इस तरह आपने सबमिशन फिर करवानी है। क्लियर है? अब तो कोई मुश्किल कोई पंगा नहीं। तो हमारी सबमिशन वगैरह तो ठीक हुई थी सर, आपने नंबर बहुत कम दिए। वो हम देख लेते हैं ना कि क्यों कम है, वो हम डिटेल से देख लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। नंबर क्यों कम है, इस दफ़ा तो मैंने ये वाले नंबर नहीं काटे फर्स्ट असाइनमेंट में कि आपकी इमेजेस रखी हुई, जिन्होंने इमेज रखी हुई है और ग्रे आ रही हैं वो तो इग्नोर किए। इमेजेस भी रखी हैं सारी, और सर मैंने वो रेंडर भी रखा हुआ था 3D का भी, लेकिन सर वो आपने नंबर बड़े कम दिए। हाँ, क्या उसमें आपने किया ना? ये भी हो सकता है, देखो कि आपके प्लानट ना घूम रहे हो या आपने मून ही ऐड ना किया हो। 2 नंबर 3 नंबर थे इसमें मून के, और बाकी अगर आपने बाकी प्लानट डाले हुए हैं और उनका पिक्चर भी डाला हुआ है तो फिर रीज़न ये होगी कि आपने उनको स्पिन नहीं कराया होगा, खाली वो अपने स्टिल खड़े हुए होंगे और खाली घूम रहे होंगे, ऑर्बिट कर रहे होंगे, लेकिन वो अपने ही राउंड स्पिन नहीं कर रहे होंगे। फिर ये इशू होगा। अगर सर ये वो भी इशू मून नहीं, तो मून नहीं ऐड किया था, रोटेट वो कर रहे थे, तो सर वो तो मून का वो आपने मेंशन ही नहीं किया हुआ था। मून का मैंने सर आपको आपने बताया मून था बच्चे प्लेनेट को। में थोड़ी आता है सर। सर वो आपने नेक्स्ट लेक्चर में बताया था, उससे पहले सबमिट करवा दी हुई थी, मैंने आपको बताया था। वो रिंग भी मैंने नहीं भी थे तो डाले। मैंने जब आप असाइनमेंट नेक्स्ट बताई लेक्चर है में सोलर बता रहे थे। सिस्टम की तब मैंने डिटेल से बताया था कि आपने जुपिटर में रिंग डालना है एक, और नहीं किससे नहीं, डालना है ये जुपिटर भी में रिंग बताया। डाला हुआ है, हाँ तो वो जुपिटर तो में रिंग डाला हुआ मून तो हमने क्लास है। में कर लिया था बच्चे, कि ये मून और अर्थ वाला तो हमने कर लिया था, और मैंने यही कहा था कि अर्थ में वो ये वाला हम सर पार्ट कर देखिए, चुके अगर हैं। किसी बच्चे के हिसाब से यहाँ पे हमने प्लैनेट जो अपने गिर्द भी घूम रहे हैं, सन के गिर्द भी घूम रहे हैं, तो फिर मून का उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल सर 9 के 9 हमने प्लेनेट डाले, अगर मून नहीं भी डाला तो सर आपने 3 नंबर अकेले मून की रख दिए। क्योंकि मून का तो मेथड थोड़ा चेंज है, वो सन के गिर्द नहीं चल रहा, वो अर्थ के गिर्द चल रहा है। सर सर हम उसको अर्थ के साथ लिंक कर देते। अच्छा चलो देखते हैं,
कि इसका क्या होता है, लेकिन ये कि ये फर्स्ट असाइनमेंट है और इसमें सारी चीज़ें इस तरह की मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बाकियों में ऐसे नहीं होगा। सर आप बाकायदा एक डिटेल पीडीएफ में किसी भी फाइल में बना के वो शेयर कर दिया करें असाइनमेंट के क्या क्या करना उसमें। अच्छा चलो, उसमें ये अब है बाद क्या में करते हैं डिस्कस इसके बारे में। अच्छा तो हम हाउस तक पहुंचे थे। हाउस से आप लोगों ने तो कर नहीं लिया हुआ ये UVW मैप वगैरह कि नहीं किया अभी? नहीं सर अभी नहीं किया हमने मैपिंग। ओ मैप नहीं की। यहीं तक किया है? यस सिर्फ हाउस ही बनाया है सर, ये यहाँ तक ये जो आप दिखा रहे हैं यही तक ही। ठीक। अच्छा इसके नीचे मैं प्लेन ऐड कर रहा हूँ सिंपल ग्राउंड के लिए, और जब भी हाउस वगैरह के लिए हम कोई चीज़ ऐसे बनाते हैं ना, तो अगर हम टैंक बनाएं या हाउस बनाएं या गाड़ी बना रहे हैं तो नीचे ये प्लेन लगा देना चाहिए, उससे जो ना आपका वो सीन अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो मैंने एक प्लेन लगा दिया क्योंकि हमने वैसे भी इसके ऊपर कुछ ग्राउंड लगाना है। सर एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी। हाँ जी बोल। सर वो जो 2021 वाला वर्जन है उसके अंदर जब मैं ये प्रेस करता हूँ ना एम और मटेरियल ऐड होता है तो वहाँ पे डिफ्यूज की ऑप्शन नहीं आती। डिफ्यूज़ की ऑप्शन नहीं आती, वो आप दूसरे वाला मोड पे होंगे ना, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना या क्लास के बाद मेरे साथ वो स्क्रीन शेयर कर लेना, मैं आपको उसमें बता देता हूँ। जी ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, थैंक यू। अच्छा अभी हमने करना क्या है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास टेक्सचर तो ऐड हो गए हुए हैं लेकिन वो सही तरह फिट नहीं हुए। ये बैक साइड पे तो वैसे ही ठीक नहीं लगा। यहाँ पर ये इशू है कि ये इधर लेंथ में भी प्रॉब्लम है और हाइट वाले सेगमेंट में भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे टाइल्स नज़र नहीं आ रही। अगर लेफ्ट वाली वॉल में नज़र आ भी रही हैं तो वो हम थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाह रहे हैं। फ्रंट पे बहुत बड़ी बड़ी टाइलें हैं, अगर हम किस तरह इसको चेंज कर सकते हैं ये चीज़ देखनी है। और सेकंड के अगर मैं अनहाइड ऑल करता हूँ तो मेरे पास वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना भी लेते हैं क्योंकि ये सारे अलग अलग बने हुए हैं ना। तो हमारे पास अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमने इस हाउस से पहले बनाया था, तो उसमें मटेरियल और बुरा आएगा। थ्री के हर सॉफ्टवेयर में जो आपका वर्क हो रहा था वो XYZ डिमेंशन के ऊपर ही हो रहा था। तो यहाँ भी एक्चुअली क्या हो रहा है कि सिर्फ एक डिमेंशन यानी कि हाइट वाले में सही आ रहा होगा या आपका विड्थ वाले में सही आ रहा होगा, बाकियों में सही नहीं आ रहा होगा, टेक्सचर सही रैप नहीं हुआ होगा। जैसे यहाँ पर अभी मैं इसकी वॉल्स ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट हो तो हम वही बनाते हैं जो हम पहले बना रहे थे। ठीक है, ये मटेरियल मैं इसको साइन करता हूँ तो यहाँ पर देखें सिर्फ एक लेंथ के ऊपर ही टेक्सचर आपको सही नज़र आएगा, हाइट में और विड्थ में आपका टेक्सचर सही नहीं है, ये स्ट्रेच किया हुआ उसने। ठीक है, यही प्रॉब्लम हमारे ओरिजिनल हाउस के ऊपर भी है। तो ये कैसे फिक्स होगा ये हमें देखना होगा। एक ये देखें कि ये आपके पास जो मॉडिफाई पैनल है यहाँ पर बक्स 011 लिखा हुआ है, क्या मतलब इसका? वो नंबर है, वो उसका नाम है, हाँ, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ये।
इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। उसके बाद ये एडिटेबल पॉली जो है वो हमने जिस सब्जेक्ट को कन्वर्ट किया हुआ तो वो दिखा रहा है कि ये एडिटेबल पॉली में कन्वर्टेड है। इन दोनों के मिडिल में एक ये ड्रॉप डाउन भी बना हुआ है जिसके ऊपर मॉडिफायर लिस्ट लिखा हुआ है। ये मॉडिफायर लिस्ट क्या है, इसमें 3D के अंदर एक तो ये ऑप्शंस हैं जो कि टूल वो वाले हैं जो एडिटेबल पॉली के हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी क्लासेस या ऐसे मॉड्यूल पड़े हुए हैं जिनकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ मॉडिफाई लगाते हैं अपने एज रिक्वायर नीड के ऊपर। हमें यहाँ पर अब मैप का इशू आ रहा है कि हमारा जो मैप लगा हुआ है वो हमने पिक्चर बिल्कुल अच्छी सही लगाई है और ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह का है, तो यहाँ पर वो सिर्फ एक एक्स के ऊपर सही लगा रहा है, बाकियों पे सही नहीं लगा रहा। तो अभी हम इसको ऊपर एक मॉडिफाई लगाना पड़ेगा जो कि कंट्रोल ही सिर्फ मटेरियल को करता है, जो इमेजेस को कंट्रोल करता है, उसकी मूवमेंट के ऊपर, उसकी रोटेशन के ऊपर, स्केलिंग के ऊपर और उसकी डेप्थ के ऊपर, वो सारी जो इमेज की क्वालिटी है वो उसको डिस्कस करता है। तो हमें वो ऐड करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो क्या है, मॉडिफाई लिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो एक लिस्ट ओपन होगी पूरी आपके पास। यहाँ पर आपने कीबोर्ड से यू प्रेस करना है, यू अम्ब्रेला वाला। यू प्रेस करेंगे तो यू वाले सारे आपके पास नजर आना शुरू हो जाएंगे, ये सब जो यू से शुरू हो रहे हैं। इस पे जो हम सिलेक्ट करेंगे वो UVW मैप है, ठीक है। मैं इसकी स्क्रीन भी सेंड कर देता हूँ। मॉडिफाई लिस्ट पे क्लिक करना है, आपके पास लिस्ट ओपन होगी, वहां पे अपने कीबोर्ड से यू प्रेस करना है। लिस्ट ओपन हो जाने के बाद यू प्रेस करेंगे तो वहां पे यू के सभी मॉडिफायर आ जाएंगे। उनमें से आपने UVW मैप सेलेक्ट करना है जो कि ये इस पिक्चर में हाईलाइटेड है। यू प्रेस किया, यू क्या है, UVW मैप। UVW मैप लगाने से सिर्फ फर्क ये पड़ा कि एक ये गोल्डन कलर की बाउंड्री सी बन गई है और कुछ नहीं बना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब एक और चेंज हुआ है कि एडिटेबल पॉली है, उसके ऊपर एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर UVW मैप का एक टैग आ गया हुआ है और उसके सामने एक आई का निशान है। जब भी आप मेन पेरेंट ऑब्जेक्ट जो कि एडिटेबल पॉली है उसके ऊपर जितने ही मॉडिफायर ऐड करेंगे वो इसी तरह जैसे UVW मैप आया इसी के ऊपर ऐड होते जाएंगे। हमें सम टाइम 3-4 इकट्ठे ऐड करने पड़ते हैं मुख्तलिफ रीजन्स के ऊपर। तो जिस वाले के ऊपर ये आई हर एक के सामने होगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इस आई को डिसेबल कर देता हूँ तो अब क्या होगा कि ये UVW मैप लगा तो है लेकिन वो डिसेबल होगा। अगर आई ऑन है तो वो इनेबल है। मैंने एडिटेबल पॉली पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो अब सारी प्रॉपर्टीज आएंगी वो एडिटेबल पॉली की आएंगी, लेकिन अगर मैं UVW मैप के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो UVW मैप की जो प्रॉपर्टीज है वो आएंगी। UVW मैप के अंदर टोटल 3-5 तरह की हैं आपकी प्रॉपर्टीज के जो कैटेगराइज किए हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे 3 को कि 3 मुख्तलिफ पोर्शन है जिसमें हम अपने इमेज को वर्क में लेके आएंगे। तो पैरामीटर में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मैपिंग। मैपिंग जो है वो यहाँ तक है जितने ये रेडियो बग ऑप्शंस आपके पास पड़ी हुई हैं, ये XYZ to UVW यहाँ तक जो है ना वो जो मैपिंग वाली ऑप्शन है। तो इसमें अभी कौन सी सिलेक्ट है? प्लेनर वाली। प्लेनर क्या होता है कि आपका जो प्लेन ऑब्जेक्ट बना होता है। ये पूछ कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई सिलेंडर बड़ा हुआ है, अगर हम कोक वगैरह की बोतल वगैरह बना रहे हैं तो वो हम बनाएंगे सिलेंडर से, ठीक है। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है जो कि हमने घर की तरह का बनाया था, ये क्या शेप है? ये इनमें से कौन सी शेप होनी चाहिए जो आपको मैपिंग में नजर आ रही है? यार सर क्या कहा आपने, बात नहीं समझी। मतलब ये देखो ना, ये किस शेप से हमने बनाया या ये कौन सी शेप से मिलके बना है? ये बड़ी
हाँ क्यूब मतलब बॉक्स की मदद से बना ना जी। अगर हमारे ऑब्जेक्ट होता कोई पानी की बोतल या पेप्सी या कोक वगैरह तो वो सिलेंडर की शेप होती है, तो उसके लिए फिर हम सिलेंडर की शेप हमें यहाँ से सिलेक्ट करनी है। हमने जो अर्थ बनाया उसके लिए हम कौन सी शेप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं? स्फेरिकल। हाँ स्फेरिकल करेंगे क्योंकि वो उसकी शेप वो है। तो यहाँ पर हम ऐड किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रीजन क्या है, वो प्लेनर सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको बॉक्स करेंगे इसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। ठीक है, अब जो बाउंड्री पहले बनी थी प्लेनर के ऊपर, अब वो बाउंड्री भी सिंगल इनके हाइट के ऊपर नहीं है, लेंथ और विड्थ के ऊपर सिर्फ बन रही है गोल्डन वाली। जैसे ही मैं इसको बॉक्स में लेके जाऊंगा वो उस बाउंड्री को भी क्यूब की शेप में ले जाएगा। ठीक है, ये क्यूब की शेप में लेगी। लेकिन साथ ही क्या हुआ है कि हमारा जो पिक्चर है वो हर एंगल पे प्रॉपर रैप हो गया हुआ है। सर ये UVW जो आप मैप लेके हैं काइंडली ये मुझे दोबारा बता दें। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मॉडिफाई लिस्ट में जाना है, ये आपके पास पूरी लिस्ट होगी। कीबोर्ड से U प्रेस करेंगे तो U के सारे आपके पास मॉडिफाई आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने UVW मैप सेलेक्ट करना है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने चैट में सेंड कर दिया। मैपिंग में बॉक्स करेंगे, ये जो बाउंड्री बनी ना इसको ज़रा समझ लें, वो क्या कह रहा है। अगर हम लेंथ में देखें तो उसने यहाँ से शुरू की और यहाँ तक लेके गया। अब उसने ये बताया कि ये जो पिक्चर जो भी थी, ठीक है, जो हमने ऐड की हुई है उसको उसने इस पूरे एरिया में फिक्स किया, एडजस्ट कर दिया एक ही पिक्चर को, विड्थ में भी और हाइट में भी। अब अगर हम हाइट देखें तो ये जो गोल्डन कलर वाला जो हाइट है बिल्कुल हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है। जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह की शेप का बना हुआ है। तो अगर हाइट में देखें तो उसने जो बाउंड्री बनाई है वो इस तरह की बनाई है। तो जो पिक्चर है जो हमने इसके ऊपर ऐड की है उसकी जो भी हाइट थी उसने फिट टू फिट किया है, इस वाले एरिया में फिट टू फिट को लगा दिए। इसी तरह उसने लेंथ में किया है, इसी तरह उसने हाइट में किया है कि ये पिक्चर जो है उसने फिट टू फिट हर एंगल पे लगा दी। अब इसमें ऐसा कह सकते हैं ये जो लाइंस येलो बनी है इसको मतलब क्यूब समझ के उसने इसके हिसाब से पिक्चर जो एडजस्ट कर दी है। हाँ, क्योंकि इस बाउंड्री हमने बॉक्स ही सिलेक्ट किया ना मैपिंग के अंदर, तो उसने बॉक्स की शेप में लगा दी है। अगर आप गौर से देखें ना तो ये जो ग्राउंड वाला पोर्शन है यहाँ पे टाइलिंग बड़ी बड़ी है, यहाँ पे टाइल बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर देखें हाइट में तो टाइल कम है, उनकी हाइट कम है, ये सिर्फ इतने हैं। उसकी रीज़न ही ये है कि आपके ऑब्जेक्ट की हाइट कम है, ठीक है, और जो उसकी लेंथ है वो देखो कितनी बड़ी है। तो लेंथ में उसने जो बनाई है वो उसको ज़रा बड़ा करना पड़ा होगा पिक्चर को, लेकिन हाइट क्योंकि कम है ये वाली, तो उसमें उसी ही इमेज को उसने जब एडजस्ट किया है तो वो टाइलिंग थोड़ी स्ट्रेच हुई हुई है। तो अभी उसने फिक्स किया है सिर्फ चीज़ों कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर फिट टू फिट पिक्चर उसने लगा दी है वन टाइल के ऊपर, मतलब एक ही पिक्चर को उसने लब छोटा किया ना बड़ा किया, फिट टू फिट आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दिया। जितनी उसकी हाइट थी पिक्चर की हाइट भी उतनी कर दी स्ट्रेच करके, जितनी लेंथ थी पिक्चर को बड़ा करके उसके लेंथ में भी पूरा कर दिया। क्लियर हुई बात? यस सर। सर अगर इसके बीच में गेट होता उसका तो डिफरेंट कलर होना था फिर। हाँ, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट भी तो अलग है ना, जैसे ये हमारी वॉल, ये ऑब्जेक्ट हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग लगाना पड़ता है। अच्छा मतलब कि हर ऑब्जेक्ट ठीक हो गया। हाँ, डोर के लिए अलग UVW मैप लगेगा, ये हर ऑब्जेक्ट का अपना होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हाइट में है इमेज है
हम ये टाइलें काफ़ी हो गई हैं छोटी छोटी, हम इसको इस साइज में बड़ा कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे? अब UVW मैप ये जो है, इसमें मैपिंग के बाद आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक, तो लेंथ, विड्थ, हाइट का मतलब क्या है? ये आपकी जो UVW मैप के अंदर लेंथ, विड्थ, हाइट है, उसका तल्लक आपके ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है, आपकी पिक्चर के साथ है। ठीक है, UVW मैप ऊपर से सिलेक्ट है, लेंथ, विड्थ, हाइट आ रही है, तो उसका तल्लक आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट से नहीं है, आपने जो पिक्चर ऐड की है उसके साथ है, क्योंकि मैप UV मैप का तल्लक ही सिर्फ पिक्चर के साथ। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना है हाइट में, मुझे क्योंकि इमेज की, हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट काफ़ी कम थी, तो वहाँ पे पिक्चर उसने जब पूरी फिट टू फिट की है तो टाइलिंग जो है वो छोटी हो गई है, तो हम इसकी टाइलिंग को ज़रा बड़ा कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हाइट में जो 79 है, यहाँ पे लिखा भी हो रहा है कि लेंथ में उसने जो पिक्चर की हाइट बनाई है, लेंथ में जो उसकी स्केल बनाया 250 है और विड्थ में 197 है, लेकिन हाइट में सबसे कम है, तकरीबन 80 यूनिट उससे दिया है, क्योंकि हाइट हमारे ऑब्जेक्ट की है ही कम, तो उसने तो फिट टू फिट करनी है, इससे भी कम होती तो इससे भी कम पे लगाना था। हम यहाँ पर अपने हाइट ज़्यादा करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 150। क्या हो रहा है, टाइलिंग बड़ी हो रही है ना, और ये बाउंड्री बढ़ गई है गोल्डन वाली हाइट में। क्या मतलब इसका समझ आ रहा है? पहले ये बिल्कुल ब्लॉक टू ब्लॉक थी, लेकिन अब वो हाइट बढ़ गई, मैंने हाइट बढ़ी गई है, तो वो गोल्डन वाली जो है उसकी हाइट बढ़ गई है, और पिक्चर का साइज भी जो है वो, जो पहले बिल्कुल छोटी छोटी टाइलिंग थी, अब बड़ी हो गई है, छोटी छोटी। कि उसने ये बताया कि अब मैंने पिक्चर को, जो कि पहले फिट टू फिट ऑब्जेक्ट किया हुआ था, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी इसकी हाइट थी, अब हमने बाय फोर्स उसकी हाइट को बड़ा कर दिया। बड़ा किया तो गोल्डन कलर वाली वो जो बता रहा है ना कि हाइट बड़ी हो गई है आपकी, ये अब हाइट बड़ी हुई है ना, ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहा है, कि पिक्चर का साइज जो है ना अब वो इतना है जितना ये आपका ये गोल्डन वाला है, लेकिन नज़र उतने आएगा जितना ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर ये देखो टाइलिंग हो गई। अब मैं अगर लेंथ में कहता हूँ कि अगर मैंने 250 है मेरा उसमें लेंथ में, तो मैं 200 कर देता हूँ यहाँ पर विड्थ में भी, और यहाँ पे भी 200 कर देता हूँ। ठीक है, तो लेंथ विड्थ में भी इसने 200 कर दिया। तो अब देखो कि हाइट में तो जो था ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया था गोल्डन वाला बाउंड्री, लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने लेंथ में इसको कम किया तो वो अपने ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया हुआ। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, ध्यान से समझना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, पहली कंडीशन हाइट के लिए देख लें सिर्फ, तो उसमें गोल्डन थी वो इतनी थी, इसका मतलब ये था कि उसने जो पिक्चर लगाई ना वो इक्वल टू इक्वल है। मैंने उसको बड़ा कर दिया, तो अब पिक्चर इतनी बड़ी हो गई है, तो अब पिक्चर बड़ी हुई तो उसका अंदर जो डेटा वो भी स्ट्रेच हुआ होगा ना, जैसे हमारी टाइलें बड़ी चौड़ी होगी, ऑब्जेक्ट उतना ही नजर आएगा जितना आपका ये पिक्चर नजर उतनी आएगी जितना ऑब्जेक्ट है। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया कि उसकी जो लेंथ के ऊपर, ये उसकी लेंथ थी पहले, ओरिजिनल में 250 बनती है जो कि उसने पहले बनाई थी, यहाँ तक हमने बाय फोर्स को 200 कर दिया। तो अब उसने लगाई है 200 क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट से कम है, तो अब हमारी पिक्चर इतनी हो गई है, तो इन एरिया में तो ग्रे आना चाहिए था ना, ऐसे ही है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पिक्चर छोटी हो गई है, जब पिक्चर छोटी की है तो बाकी एरिया में ग्रे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसने ग्रे नहीं दिखाया, वहाँ पे भी वो पिक्चर ही दिखा रहा है। यहाँ पे देखें, ये पिक्चर यहाँ पे गोल्डन एयर खत्म हो रहा है, तो यहाँ ये जो कोने बच रहे थे यहाँ पर ग्रे होना चाहिए था, लेकिन ग्रे नहीं है। बात यहाँ तक समझ लगी है, आगे बताता हूँ ग्रे क्यों नहीं है। यस सर, अब ये कह रहे हैं पॉइंट के बॉक्स से बाहर है तो वो ग्रे होना चाहिए था। हाँ, लेकिन अब वो करता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आपका बाकी का बचता है ना, जो बाउंड्री से बाहर होता है, उसके ऊपर वो उसी को दोबारा रिपीट कर देता है,
UVW मैप लगाने के बाद आपका ऑब्जेक्ट ग्रे में नहीं होता, उसके ऊपर लाजमी पिक्चर आएगी। बस वो करता क्या है कि वो जो बाकी एरिया आपका छोटा, जैसे हमारा ये वाला एरिया बचा है, ये वाले एरिया जो बचे हैं, इसके ऊपर उसने उसी पिक्चर को रिपीट कर दिया, दोबारा लगा दिया उतने एरिया में, ग्रे नहीं छोड़ेगा। ओरिजिनल पिक्चर का साइज ये बना, बाकी उसने ग्रे करके छोड़ दी, ग्रे के बजाय उसी को रिपीट कर दिया। तो अगर मैं और छोटी कर देता हूँ, ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये ब्लैक तक हमारी पिक्चर थी, तो उसने उसी पिक्चर की वो जो है ना, जितना स्ट्रेच करते जाएंगे वो उतना ही उसको रिपीट करता जाएगा, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी खराब हो गई, स्ट्रेच कर रहा है ना इसलिए। लेंथ विड्थ हाइट का मतलब टाइलिंग करना नहीं होता, वो स्ट्रेच कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बताऊं? अब हम थोड़ा सा रिपीट भी कर लेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर लगाना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, UVW मैप। एक और चीज, यहाँ से कोई बटन ऑन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से कोई ऑन हुआ, इसका मतलब वो ये समझता है कि आप इस पूरे ऑब्जेक्ट में से उतने जो सिलेक्शन हुई हुई है उतने एरिया में लगाना चाह रहे हैं बस। तो यहाँ से आपने कोई भी ऑन नहीं होना चाहिए मॉडिफाई लगाते हुए। UVW मैप, जैसे अब यहाँ पे देखो प्लेनर था ना, तो उसने जो पहले लगा ठीक लगा हुआ था उसको भी बड़ा कर दिया। तो हम जैसे ही इसको बॉक्स में लेकर जाएंगे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा क्योंकि पिक्चर हमारी है ही, ऑब्जेक्ट ही इतनी है, यही उसकी हाइट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट उसकी इंक्रीज करेंगे। ये हाइट तो ठीक है, इसकी क्या बनती है ये, हाँ ये लेंथ बनेगी। तो लेंथ में हम इसको बता देते हैं कि ये इतनी ही टाइलिंग करें। ये अब हमारे ऊपर है कि हमें किस तरह की लुक देनी है अपने ऑब्जेक्ट को, कितनी लेंथ फिर आपने करनी है, ये आपके ऊपर है। अब फ्रंट में हमने ये किया है सेटिंग, ठीक है, हम कह रहे हैं ये ओके है। अब हमारी जो बैक वाली वॉल है वो भी सेम यही है, तो सेम ही होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जो सेटिंग की है वही सेम करनी है, तो यहाँ से आपको ये लेंथ विड्थ वगैरह हाइट वाला कॉपी करने पड़ेंगे बार बार। तो उसके बजाय हम क्या करते हैं, ज़रा देखना ध्यान से कि मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये UVW के ऊपर राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने उस ऑब्जेक्ट में जाना है जो जिसके ऊपर मैं वही सेम सेटिंग करना चाह रहा हूँ, जैसे मेरी ये वाली वॉल है, ठीक। तो यहाँ पर जाके मैं चाहे इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ या ये जो ब्लैक एरिया आ रहा है यहाँ पर एडिटेबल पॉली के नीचे उसके ऊपर करूँ, बस आपने ये देखना कि नीचे से कोई ऑन ना हो। तो मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट आ रहा है, पेस्ट करूँगा तो वही मॉडिफाई सेम सेटिंग्स के अंदर इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए। अब ये बाकियों पे भी हो सकता है, लेकिन हम चलो बाकियों पे कहते हैं कि वो सही नज़र आ रहा है, ज़रूरत नहीं है तो ना लगाएं। लेकिन अगर टाइलिंग में फ़र्क आ रहा है, सर जब हम ये UVW मैप पे होंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से ये गोल्डन लाइन आ जाएगी। हाँ, पेस्ट करने के बाद आएगी, जब UVW मैप अप्लाई करेंगे ना तब आएगी। जैसे अब मैंने यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पर तो नहीं आ रही, UVW मैप अप्लाई करेंगे साथ ही वो आ जाएंगे। सर पेस्ट हमने यहाँ पे जहाँ पे एडिटर पे पॉली लिखा है इसके ऊपर जाके पेस्ट करना। हाँ, राइट क्लिक किया और ये पेस्ट आ रहा है, मैं पेस्ट करूँगा तो वो उसके ऊपर वो सेम जो आपने कॉपी करते हुए जिसके ऊपर कॉपी किया सेम वही वाली सारी चीज़ें इस पे अप्लाई हो जाएंगी। सर कॉपी करते हुए भी हमने राइट क्लिक ही करना है? हाँ, राइट क्लिक करके पर करना UVW मैप के ऊपर है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है मैं इसकी सेटिंग कुछ चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको ये ऐसे कर देता हूँ, हाइट को भी ऐसे कर देता हूँ। तो मैं अब ये UVW मैप के ऊपर राइट क्लिक करना है और कॉपी, अपनी इस वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे ये बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ राइट क्लिक और पेस्ट, तो जो सेटिंग उधर की होगी सेम सेटिंग इधर ही आ जाएगी। बस ये देख लेना कि
अगर बिहेवियर चेंज हुआ, जैसे आपने ये बॉक्स की सेटिंग को कॉपी किया, अगर दूसरी जगह आपकी बोतल बनी है सिलेंडर की शेप की, तो वो पेस्ट कर देगा, सब कुछ अप्लाई कर देगा, लेकिन दोनों की शक्ल सेम नहीं निकलेगी, क्योंकि वो आपने तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर ही चेंज कर दिया ना। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है, स्ट्रक्चर, वो भी सेम है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई इशू? नो बस सर। सर। नो सर। अब हम क्या करते हैं, इसकी तीसरी ऑप्शन, और यहाँ पे हम ना कुछ ग्राउंड बनाते हैं। तो मैंने एम प्रेस किया, तो यहाँ पर मैं ग्राउंड बनाता हूँ। डिफ्यूज में गया तो यहाँ पर ना कुछ बने बनाए पड़े हुए हैं पिक्चर्स, कुछ यहाँ पर जो है वो मॉडिफायर है UVW मैप के अंदर, जो कि अभी हम सर ये आपने वाइट किस तरह ग्राउंड पे कलर किस तरह दिया? अभी दिए ही नहीं है। ये तो वो जो बाय डिफॉल्ट वही कलर है। ये बॉक्स आ रहा है बैक। ये जो नीचे वाला बॉक्स आ रहा है, ये भी बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर है। तो मैंने बिट मैप के बजाय यहाँ से ये चेकर एक इमेज बड़ी हुई है, पहले से उसने रखी हुई है बना के सैंपल के तौर पर, तो मैं उसी चेकर को यूज कर लेता हूँ। अप्लाई किया, पिक्चर है जी भी चेकर, तो शो करना पड़ेगा। तो उसने पूरे ग्राउंड के ऊपर एक पिक्चर ऐड कर दी चेकर की। उस चक्कर की पिक्चर में है क्या, 1 2 के वो मेथड से बनी हुई है, यानी कि 1 उसका ब्लैक, 2 उसका जो है वो वाइट है। इसमें भी ऐसे ही है, इन्वर्स हो जाता है। 1 2 का सेक्शन यही होता है, ये ऑपोजिट साइड पे वो कलर रखेगा। तो ये 2x2 की पिक्चर है, यानी कि एक ब्लैक है और एक वाइट है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, इस तरह की एक पिक्चर है। उसने पूरे ग्राउंड के ऊपर वो एक ही पिक्चर फिट कर दी, ठीक है। अब ये ग्राउंड नहीं लग रहा, तो हम इसे ग्राउंड करने के लिए हम मार्बल की टाइलें जैसे लगी हुई थी ना, वो करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर UVW मैप लगाते हैं। सर ये आपने ग्रिड जो आ रहा था हमारा, ये उसके ऊपर आपने ये इमेज लगाई है? नहीं, मैंने नीचे प्लेन ऐड किया था एक बड़ा सारा। ठीक है। सर इसमें ये भी इशू आता है ना, अगर प्लान की जो मतलब साइज ज्यादा हो, तो जैसे हम पिक्चर लगाएं मटेरियल के थ्रू, तो मतलब सही लगती नहीं है, तो उसको कैसे सेट करते हैं? हाँ, UVW मैप से आप एडजस्ट तो कर लेंगे, लेकिन अगर पिक्चर की क्वालिटी बहुत ख़राब है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको पिक्चर की क्वालिटी बेहतर रखनी पड़ेगी। जैसे ये बहुत बड़ा प्लेन है, इसके ऊपर अब आप 50x50x की पिक्चर फिट करना चाहेंगे, वो कर देगा UVW मैप से, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसे आती है, अब ये पिक्चर की क्वालिटी का डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन एक और तरह से भी हैंडल कर सकते हैं, जैसे हम अभी यहाँ पर करेंगे कि ये मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये इसकी एक होता है ये बिहेवियर बताना, जो कि प्लेनर ही है बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने विड्थ और हाइट को नहीं करना, ये 400x400 का मेरा है था, उसने पिक्चर को भी 400x400 कर दिया। अगर मेरा प्लेनर नीचे 800x800 का होता, उसने पिक्चर को भी खींच के बड़ा कर देना था और उसकी क्वालिटी ख़राब कर देनी थी, क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर हो जानी थी। नीचे का लिखा हुआ आ रहा है U टाइल, V टाइल, W टाइल। ये क्या चीज़ है, ये करता क्या है कि आपके इसी ही एरिया में, जैसे ये जो मेरे पास एरिया बना हुआ है, ये मेरे पास प्लेन है, उसके ऊपर मैंने एक पिक्चर लगाई है जो कि उसने खींच कर फिट टू फिट कर दी है। इसको हम क्या कहते हैं कि वर्टेक्स नहीं आ रहे थे। वर्टेक्स क्या पूछ रहे हैं? ग्रिड के नीचे मतलब कि ऑप्शंस नहीं आ रही थी वो जो हमने डिफरेंट ग्रिड्स में डालते थे, स्केल और वर्टेक्स शो करवाता था F4 से, वो पहले नीचे ऑप्शन नहीं आ रही थी लेंथ विड्थ के नीचे। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पे ये इसकी ये वाली आ रही है, उसके अंदर भी मतलब कि आपका ग्रिड में डिवाइड हो जाता। हाँ ये देखो, ये जो है एक प्लेन लगा हुआ है, वो जो नीचे ग्रिड वाला ग्रिड ही वहीं पे पड़ा हुआ है। ग्रिड सिर्फ देखने के लिए ही होता है, उसका काम और कोई नहीं होता। ये मैंने प्लेन लगाया इसके ऊपर, सिंपल। अब मैं से करना की चाह रहा हूँ कि मैं से कह रहा हूँ कि मेरे पास ये 100 की फर्ज कर लें कि एक है,
और पिक्चर मेरी 10 है, तो उसने अभी तो इसको भी खींच कर 100/100 कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि नहीं तुम इसको खींचो नहीं, बल्कि उसके ऊपर उसकी टाइलिंग कर दो। ठीक है, इस तरह टाइलिंग कर दो जिस तरह हमारे फर्श के ऊपर बनी होती है टाइलिंग, 1x1 की टाइल या 2x2 की टाइल मार्बल की लगी होती है, वो कर दो। तो वो किस तरह करेंगे हम कि ये यू टाइल वगैरह आ रहा है, यहाँ पर भी 1-1 है। 1-1 का मतलब ये है कि उसने एक ही टाइल को बड़ा करके इतना किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अगर 5, तो उसने क्या किया, लेंथ के विड्थ के ऊपर उसने उसकी 5 टाइलें लगा दी, लेकिन लेंथ के ऊपर नहीं लगाई, विड्थ के ऊपर लगाई हैं। तो इसलिए वो एक साइड से तो बड़ी बड़ी टाइल जो छोटी हो गई हैं, लेकिन दूसरी वाली साइड से नहीं हुई। तो मैं इसको कहता हूँ कि दूसरी वाली टाइल को भी ना 5 टाइलें कर दें। तब उसने क्या किया है कि वो जो एक पिक्चर को बड़ा कर रहा था खींचकर, उसकी टाइलिंग कर दी है। ठीक है, उसको 5 यूनिट में कर दिया। मैं इसको कहता हूँ वो 10-10 की टाइलिंग कर दी। तो वो उसी पिक्चर को 10 टाइम डिवाइड करके मेरे ग्राउंड के ऊपर लगा देगा। क्लियर हुआ कि क्या हुआ? उसने टाइलिंग कर दी है। वही पिक्चर जो एक पिक्चर थी, अब उसने डिवाइड कर दिया उस 400 के ऊपर 10x10। तो जितनी ज़्यादा टाइलिंग करेंगे उतनी ज़्यादा वो आपका वो हो जाएगा। टाइलिंग क्लियर है? टाइलिंग क्या होती है? जी सर। सिंपल टाइल है, वो जितना ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह उसके मुताबिक वो जो जहाँ पे यूनिट लिखेंगे वो वहाँ पे उतनी टाइलिंग कर देगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट, ये जो टाइलिंग यहाँ पर ये जो पिक्चर है, इसमें जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टल है लाइन, जैसे ये एक बाद एक जैसे नॉर्मली होता है। मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह ना हो, जैसे अभी मेरी टाइलिंग इस तरह भी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वर्टिकल हो जाए, इस तरह शो हो। तो जो अभी तक हमने चीज़ देखी है उसमें जो ये हम इसको टाइलिंग कर लें, हम इसको स्ट्रेच कर लें, बड़ा कर लें, कुछ भी कर लें, ये वर्टिकल में नहीं जाने वाला। ऐसे ही जैसे कि हम अगर ये चाहें कि नीचे जो ग्राउंड है इसमें भी 1-2 का सेक्शन लगा हुआ है, एक के बाद एक लगा रहा है, तो हम कह रहे हैं डायगोनल लगाए। ये जो मेरी टाइलिंग है ये डायगोनल होनी चाहिए 1-3 के यूनिट के साथ, तो वो भी नहीं हो सकती। टाइलिंग तो करी छोटी बड़ी कर देगा, लेकिन पिक्चर को मूव नहीं करेगा अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके लिए क्या करते हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल लाइनें बन जाए। ये जो UVW मैप आ रहा है इसके ऊपर जो एरो है यहाँ पर क्लिक करें तो नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, गिज्मो। गिज्मो क्या होता है? ऑब्जेक्ट के सर वो सेंटर में उसके जो प्लेन को बन जाता है। सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, जिसको पिवट भी कहते हैं। अब यहाँ पर UVW मैप में जो गिज्मो आ रहा है असल में वो ऑब्जेक्ट का गिज्मो नहीं है, वो पिक्चर का ही गिज्मो है, क्योंकि UVW मैप का सारा लिंक ही आपके मटेरियल के ऊपर है जो आपने ऐड किया हुआ, उसका तलक आपके ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है। तो यूवी में जो गिज्मो आ रहा है मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे जो एरो तो कोई नहीं शो होगा ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन पिक्चर के साथ शो होगा। जो अगर मैं मूव करूंगा, ये देखो पिक्चर मूव हो रही है, मैं लेफ्ट राइट कर सकता हूँ इसको, कैसे कर दो उस पिक्चर को। तो अगर ये मूव कर सकती है तो फिर स्केल भी कर सकती होगी। तो अगर ये स्केल होती है तो फिर रोटेट भी हो सकती होगी, तो हम इसका रोटेट कर देंगे अगर 90 की डिग्री पर, तो आपकी जो लाइनें हैं वो हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल हो गई हैं। अब मूव टूल के साथ हम क्या करते हैं
ये कट ऊपर कर देते हैं, दरमियान में कर देते हैं इसको। ये तो पर्सपेक्टिव व्यू में दोबारा जाएं तो अब आप देखें गिज़मो को दोबारा UVW में चले जाएं तो अब ये हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल लाइन में चला गया। हमने किया क्या, सिंपल, यहाँ पर उसी तरह ही है लेकिन यहाँ पर चेंज हो चुका हुआ है फ्रंट वाले में। इसको कर लेते हैं, रिपीट भी हो जाएगा। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, UVW मैप को एरो को क्लिक करना है, नीचे गिज़मो आ रहा है, गिज़मो को क्लिक करूँगा। मैंने रोटेट मूव भी कर सकता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास ऐसी टाइलिंग आ रही है कि जो ये हाफ कुछ जो है ना कटिंग होगी हुई, यहाँ से छोटी सी टाइल आ रही है, बाकी एक नहीं आ रही, यहाँ पर भी बाकी सारा यहाँ पे आ रहा है और कुछ हिस्सा यहाँ पर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ये बुरा लग रहा है, तो ये 0 से शुरू होना चाहिए और उधर भी पूरी टाइल होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ मूव कर दूंगा वाई के एंगल के साथ, ये मैंने मूव कर दिया। तो इसको मैं रोटेट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया रोटेट। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो पिक्चर है वो भी मेरी डायगोनल हो जाएगी, टाइलें डायगोनल हो जाएंगी, ठीक है। पहले 1 2 से 1 3 के साथ चला गया। तो वापस गिज़मो के बजाय आप UV पर क्लिक करें, वो ऑप्शन ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, तो आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरह। क्लियर है? कोई मुश्किल, कोई रोला? नो सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी पूछो। सर ये मेरे सोलर सिस्टम के असाइनमेंट में ये पोर्टल में 0 लगा हुआ है, जरा बताएं क्यों लगा हुआ है? क्योंकि मैंने अभी चेक की 15-20 के हैं, बाकी चेक आज हो जाएंगे, नंबर सबके लग जाएंगे। ओके सर। तो सर ये मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि गिज़मो मूव करने से वो जो सी ये मटेरियल है ये आउट ऑफ बाउंड्री नहीं होता, जहाँ बाहर करेंगे तो वो बाकी एरिया में रिपीट कर देगा उसको, अच्छा। पिक्चर को रिपीट कर देगा, बाहर नहीं निकल आएगा, ग्रे नहीं करेगा। अच्छा अब ऐसे करें कि आपके पास आपने ये बनाया हुआ होगा, इसके ऊपर आप किसी यानी में वो UVW मैप अपने ऊपर लगाकर पिक्चर सेंड करें, या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाकर UVW मैप की पिक्चर सेंड करें और साथ में टेंडर सुन लें। जी अभी लेना स्टार्ट कर दूं या? हाँ जी आप ले लें आप। ओके रेहान खालिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद कासिम, प्रेजेंट मैम। आमा शहजाद, प्रेजेंट। वकार अहमद, प्रेजेंट मैम। जान अयूब, आमिर अली, प्रेजेंट में ठीक है, खदीजा, खदीजा, बिलावल अली, प्रेजेंट मैम। अली अक्तस, प्रेजेंट। जैनब, प्रेजेंट मैम। मिशा रेहान, समीर मुर्तज़ा, मिशा लगा दिया आपके, फरहान इलाही, अहमद नजर, यस मैम प्रेजेंट। मोहम्मद दानिश, नम्रा इस्लाम, अब्दुल रहमान अमजद, ज़रियाब अली,
अहमद अनवर, Present, ma'am. Ahmed Anwar present. मोहम्मद हसन, ठीक है। मोहम्मद हसन, बदर अली, Present, ma'am. हारिस मुस्तफ़ा, Present, ma'am. मोहम्मद अजीम, यस मैम प्रेजेंट। अब्दुल गनी, अब्दुल गनी, तलहा इकबाल, प्रेजेंट मैम। गालिब शाहिद, Present. आकिब महमूद, Present. जरार अहमद, एहतशामुल हक, मिर्जा मुनीर, Present, ma'am. हैदर अली, यस मैम। साइमा एजाज, Present, ma'am. मुनीबुर रहमान, प्रेजेंट। ठीक है। सैरिश खालिद, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला चौधरी, जोनिश फैसल, प्रेजेंट मैम। मरियम सलीम, प्रेजेंट मैम। उमर नवाज, आदिल चौधरी, Umar was present, ma'am. ठीक है। आदिल चौधरी, Ma'am, Danyal Adil Chaudhary. जी। Present, ma'am. माज अहमद, प्रेजेंट मैम। अहमद राफे, मैम उसने मैसेज कर दिया आपको चैट में, वो ऑनलाइन है, उसका माइक इशू है। ठीक है। महक अब्दुल सत्तार, अदील यस मैम। जकी, ठीक है। प्रेजेंट मैम। मैम ठीक है। मैं अभी मीटिंग में थी, पता नहीं कहाँ गई। कौन? जावियाल सहर, Present, ma'am. शाजीब नवीद, यस मैम प्रेजेंट। आदिल नासिर, तलहा बिन बाबर, Present, ma'am. वजीहा खालिद, Present, ma'am. कमर, निम्रा जहीर, मोहम्मद उस्मान, Yes, ma'am. Present. हमजा ताहिर। अब ये एब्सेंटीज के नाम सुन लें। हमजा ताहिर, निम्रा जहीर, नेहा कमर, आदिल नासिर, मोहम्मद साद आसिफ, अब्दुल्ला, कौन? एक सेकेंड, लगा दिया मैंने। और आदिल नासिर का भी आ गया है, ठीक है। आदिल नासिर की भी लगा दी। अब्दुल्ला चौधरी एब्सेंट, सहरिश खालिद एब्सेंट, एहतशामुल हक एब्सेंट, जरार अहमद मैम एब्सेंट। प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट कौन है? सैरिश खालिद। बच्चे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सहरिश प्रेजेंट है, ठीक है। मैम अब्दुल्ला प्रेजेंट। एहतशामुल हक एब्सेंट है, जरार अहमद एब्सेंट है, और अब्दुल गनी एब्सेंट है, ज़याब अली एब्सेंट, अब्दुल रहमान एब्सेंट, नम्रा इस्लाम एब्सेंट। Present, ma'am. अच्छा, लगा दिया।
अब्दुल्ला आपकी भी लग गई है। दानिश चौधरी एब्सेंट है। मैम उसने चैट में लिखा हुआ है। किसने? दानिश ने? जी मैम। ठीक है, थैंक यू। समीर मुर्तज़ा एब्सेंट है और खतीजा एब्सेंट है। बस ये। ठीक है, एंट्री कर दिए, थैंक यू। 43 प्रेजेंट है। अच्छा, तो अब हम कुछ शेडर्स के ऊपर देखते हैं कि शेडर क्या होते हैं। कासिम सही है बिल्कुल। असल में मैंने आपको फोटो भेजी थी एक। कौन सी फोटो भेजी? अच्छा, ये फिजिकल मटेरियल आ रहा है ना। मैंने वैसे कितनी दफ़ा बताया है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा फिजिकल मटेरियल को। तो फिजिकल मटेरियल को आपको स्केल लाइन में लेके जाना पड़ेगा। वो कैसे लेके जाते हैं? जैसे ये पिक्चर सेंड की है ना इन्होंने, जिसपे वो फिजिकल मटेरियल आ रहा है। जब ये आ रहा होगा तो आपकी कुछ सेटिंग्स चेंज हो जाती है। जैसे जैसे है ये अच्छा है मटेरियल, जो है फिजिकल मटेरियल भी है, लेकिन इसको ज़रा हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बजाय, इसके ऊपर टाइम लगाने के बजाय हम वी-रे के ऊपर टाइम लगाएंगे, जो इससे भी ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा अच्छी लुक देता है। तो इसलिए हम फिजिकल मटेरियल को इग्नोर करते हैं। उसको फिक्स किस तरह करना है, वो सिर्फ ये देख लो कि हमने पहले तो रेंडर सेटअप में जाना, बल्कि इस तरह समझ लें कि कस्टमाइज पैनल में जाना, और यहाँ पे हमने यू कस्टम यूआई एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी ये वाली। इसमें आपके पास इनमें से कुछ और सिलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको मैक्स डिफ़ॉल्ट कर देना है। ये मैक्स करना है। अगर आपका मटेरियल एडिटर जो है वो आप प्रेस करते हैं तो वो फिजिकल मटेरियल आ रहा हो, जैसे चैट में पिक्चर भी सेंड की हुई है इसमें। जी सर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, फीचर के अंदर जे मैक्स होना चाहिए और डिफ़ॉल्ट यूआई होना चाहिए। सेट करेंगे वो आपको एक मैसेज देगा, उसको ओके करें और 3D मैक्स को बंद कर दें। बंद करने के बाद दोबारा ओपन करेंगे तो आपने वही फाइल ओपन नहीं करनी जो पहले बनी हुई थी, वरना फिर वो दोबारा यही सेट कर देगा। एक नई फाइल आपने बनानी हुई। रेंडर सेटअप में जाएं, वैसे तो इस तरह करने से चेंज हो जाएगा। अगर फिर भी आपका वो इस तरह नहीं आ रहा है जैसे मटेरियल एडिटर होता है स्केल लाइन वाला, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, अगर अभी भी इस तरह नहीं आ रहा तो बस एक टाइम चेंज ये करना पड़ता है कि आपने ये चेक कर लेना है कि जो ऊपर टारगेट लिखा आ रहा है, प्रीसेट लिखा आ रहा है, यहाँ पे रेंडर भी लिखा आ रहा है। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्केल लाइन में होना चाहिए। ठीक है, ये स्केल लाइन में आपने सेट कर देना है। सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे इसी पैनल के अंदर तो यहाँ पे असाइन रेंडर लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे भी चेक कर लेंगे ये प्रोडक्शन के अंदर भी स्केल लाइन है और एक्टिव के अंदर भी स्केल लाइन हो। तो ये वाली चीज़ें आपकी स्केल लाइन होनी चाहिए। भी सेंड जी कर ठीक है देता हूँ सर, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, तो मैं ये सेंड कर देता हूँ अगर किसी का इशू आ रहा है। इन चीज़ों के बाद भी अगर किसी का इशू आता है तो फिर वो मुझे बता दे, तो फिर उसका देख लेंगे स्क्रीन शेयर करके कि किस तरह फिक्स करना है।
एक दो दिनों में वैसे भी आपको वी-रे का लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, तो वो आप वो करेंगे तो फिर हमारा वो वैसे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं शेडर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। शेडर में और मटेरियल में फ़र्क क्या आता है? मटेरियल के अंदर ही शेडर लगते हैं। शेडर ये होता है कि आपके पास जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको कुछ देर के लिए हाइड करता हूँ। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है टी बोर्ड, ठीक है, इसी तरह का एक और पड़ा हुआ है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस एक की लुक जो है वो बन जाए मेरे ग्लास की तरह की, और एक बन जाए मेरा मार्बल की तरह की। ग्राउंड मेरा मार्बल बन जाए और एक जो है फुल ट्रांसपेरेंट बन जाए, एक खाली ग्लास बन जाए या मार्बल का बन जाए, ये जो टी पॉट पड़ा हुआ है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है ग्लास का बन जाए, तो ग्लास का बिहेवियर क्या होता है कि वो शाइन रिफ्लेक्शन भी करता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। अब नीचे जो ग्राउंड अगर मैं कह रहा हूँ कि मार्बल का है, तो मार्बल के ग्राउंड के ऊपर आपका क्या होगा? थोड़ी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए ना ऑब्जेक्ट के साथ। अभी इसको रेंडर करते हैं तो बिल्कुल सॉलिड ऑब्जेक्ट आएंगे 2D की तरह, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये नीचे ग्राउंड अगर हम कह रहे हैं कि मार्बल की टाइल तो हुई है, तो ये नीचे उसका टी पॉट वगैरह कुछ नजर आना चाहिए ना, रिफ्लेक्शन होनी चाहिए थोड़ी सी। एम प्रेस करता हूँ पहले, तो टी पॉट को भी कोई दे देता हूँ मटेरियल, इसको मैं चलें ग्रीन ही कोई दे देता हूँ। शेडर हमेशा मटेरियल से लगते हैं, यानी कि आपको मटेरियल से लगाने पड़ेंगे। एक और मैं लगाता हूँ, इसको पर्पल सा कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम रेंडर करेंगे। अभी भी ये सॉलिड कलर ही है। अब ग्राउंड के ऊपर मैं थोड़ी रिफ्लेक्शन डालूंगा। कैसे डालते हैं कि ये मैंने ग्राउंड वाला मटेरियल सेलेक्ट किया, ये जो पैनल आ रहा है इसमें मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा माउस से पकड़ के या व्हील के साथ, तो नीचे मैप लिखा हुआ आ रहा होगा, ये मैप लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। दोबारा बताइए, एक मिनट दोबारा बताइए। यस सर, रिपीट करिएगा। ठीक है, ये देखो, ये मैंने सिलेक्ट किया अपना मटेरियल नंबर 1 पे। नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये मेरे पास मैप्स की ऑप्शन आ रही होगी। तो नंबर 2 पे मैंने ये यहाँ से मैप को इस एरो के साथ डाउन करना है, तो मेरे पास ये मॉड्यूल्स ओपन हो जाएंगे बहुत सारे, जिनमें से हमने पेस्टी को यूज़ किया था। इसके अंदर जो हमने यूज़ करना है वो करना है ये रिफ्लेक्शन वाला, ये मॉड्यूल यूज़ करेंगे हम। आपने ये मॉड्यूल है वही बोला है एम क्लिक करके। ये देखो, ये तो मैंने सिंपल एक वो नीचे ग्राउंड लगाया हुआ था ना, पिक्चर लोड की हुई थी सर। ठीक है, ये जो डिफ्यूज वाली ऑप्शन है, इससे माउस को स्क्रॉल डाउन करें ना तो नीचे ये मैप्स भी आ जाता है आपके पास, या माउस से पकड़ के इसको किस डाउन भी हम कर सकते हैं। तो ये मैप सबसे एंड पे लिखा हुआ आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ और ऑप्शन ओपन होती हैं। इनमें एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। क्या फ़र्क है दोनों में? रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है? रिफ्लेक्शन में होता टकरा के वापस आती है, रिफ्रैक्शन में वो बिखर जाती है, जो हाँ, क्रॉस करने देता है वो अपने अंदर से, जो कि ग्लास की प्रॉपर्टी है। तो हमें चाहिए रिफ्लेक्शन। तो हम रिफ्लेक्शन के ऊपर देखो क्या है कि रिफ्लेक्शन है, उसके साथ में 100 लिखा हुआ, नो मैप। किसी भी इस जो मैप के अंदर के जितने भी मॉड्यूल हैं, अगर किसी के सामने नो मैप लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो अप्लाई नहीं हो रहा। तो हम रिफ्लेक्शन के सामने जो नो मैप है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही विंडो ओपन होगी
जो हमारी विंडो होती है बिटमैप लगाने वाली के लिए। तो यहाँ पर हम करेंगे रे ट्रेस को सेलेक्ट। सर आपने डिफ्रैक्शन सेलेक्ट किया? हाँ रिफ्लेक्शन किया है, दोबारा बताया था। मैप के अंदर आपने ये रिफ्लेक्शन का मॉड्यूल अप्लाई करना है। नो मैप के ऊपर क्लिक करेंगे जो रिफ्लेक्शन के सामने है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाती है, बिटमैप वाली जो है। उसके अंदर आपका ये रे ट्रेस पड़ा हुआ है। ये ऐसा एक मॉड्यूल है जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लिए यूज होता है। तो हम इसको ऐड करते हैं पहले। तो इसके अंदर मैं ये पहले सेंड कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने रे ट्रेस के ऊपर डबल क्लिक किया। जिस तरह बिटमैप ऐड करते हैं तो बिटमैप की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, तो आप गो टू पेरेंट करते हैं, तो इसमें भी आपको गो टू पेरेंट करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन जैसे ही लगाई है तो ये मैप के अंदर आए, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रे ट्रेस और 100 जो होती है फुल रिफ्लेक्शन होती है। 100 की रिफ्लेक्शन मिरर के ऊपर या वाटर के ऊपर लगती है, बहुत ही क्लीन वाटर जो होता है उसके ऊपर, और या मिरर के ऊपर लगती है। इतनी रिफ्लेक्शन किसी ऑब्जेक्ट की नहीं होती जितनी मिरर की होती है। तो हम इतनी देते नहीं है, लेकिन हम इसको रेंडर करके देख लेते हैं 100 के ऊपर। अब थोड़ा सा वो डिले से रेंडर होगा क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन लगा दी। अब ग्राउंड में देख रहे हैं क्या नजर, क्या चेंज आया? सर उसका वो रिफ्लेक्शन आ रही है। हाँ, ग्राउंड के ऊपर अब टी पोर्ट्स की रिफ्लेक्शन आ रही है। जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ उसकी रिफ्लेक्शन आएगी। अब ये पता लग रहा है कि हाँ ये बहुत ही कोई शाइनी किस्म के मार्बल का बना हुआ है, बल्कि शीशे भी बना हुआ लग रहा है, क्योंकि इतनी रिफ्लेक्शन नहीं होती मार्बल पे भी। तो हम रिफ्लेक्शन को ज़रा कम करते हैं क्योंकि हम ये मार्बल बना रहे हैं ना, तो ये 10% ही काफ़ी होता है। बाकी फिर आपके ऊपर है कि आपने कितना उसको करना है, लेकिन ये इतना ही काफ़ी होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा वो डल आएगा। तो एक नॉर्मल मार्बल के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा है, 5p काफ़ी होता है मार्बल के लिए, लेकिन हम इसको 10 पे छोड़ दें ताकि हमें नज़र भी आएगा क्या हो रहा है। अब क्या है कि हम ये चाहते हैं कि यही जो है ना हम अपने टी पोर्ट पे भी लगाएं। तो इस ग्रीन वाले टी पोर्ट के ऊपर मैं रिफ्लेक्शन लगाता हूँ दोबारा। मैप, ये टी पोर्ट मुझे ग्रीन वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, मटेरियल, मैप के अंदर रिफ्लेक्शन में रे ट्रेस, इसको हम लगा देते हैं। ये हमारे ग्लास का बना, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं है बस। तो ग्लास अगर ट्रांसपेरेंट ना भी हो फिर भी बहुत रिफ्लेक्शन लेता है, तो हम इसको कहते हैं ये 70% जो है ना रिफ्लेक्शन लेगा। इसको मैं अब रेंडर करता हूँ। सर एंटर किए बगैर नहीं प्रीव्यू होगा हमें? नहीं, शेडर रेंडर किए बगैर नहीं नजर आते, क्योंकि रेंडर इंजन आपका रियल टाइम रेंडर कर रहा होता है ना। अब देखो ग्राउंड के ऊपर, इसके ऊपर ग्राउंड की रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है। अब ग्राउंड के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आ रही है, टी पोर्ट के ऊपर जो है वो ग्राउंड की रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज चेंज हुआ है ना। तो वो देखो जो ग्राउंड है उसके ऊपर भी उसने वही शो करवाया है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जो ग्राउंड की भी रिफ्लेक्शन ले रहा है। तो ग्राउंड के अंदर भी उसकी वो रिफ्लेक्शन नजर आ रही है कि टी पोर्ट के ऊपर ग्राउंड की रिफ्लेक्शन पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हल्के हल्के से ग्राउंड के भी पैचेज नजर आ रहे हैं और इसकी पूरी लुक चेंज हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा सिर्फ रिफ्लेक्शन ना दे बल्कि ग्लास ही बन जाए। तो मैं अब रिफ्लेक्शन नहीं करूँगा, रिफ्रैक्शन करूँगा। तो रिफ्रैक्शन के ऊपर नो मैप, उसमें भी रे ट्रेस ही लगाते हैं, दोनों के लिए एक ही मॉड्यूल है। तो मैं 100 पे ही अप्लाई करता हूँ। जहाँ पे देखो ना पिंक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ।
तो मेरा जो टी पोर्ट है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसको 100% रिफ्रैक्शन दे दी है। अब इसमें ग्रीन कलर यहाँ से तो चलो आ रहा है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर आ रहा है, तो यही प्रूफ है कि ये इसमें से रेज निकल के बाहर जा रही हैं, उसकी दूसरी साइड पे भी नजर आ रहा है। अब क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये इतना ग्लास नहीं मैंने बनाना, बिल्कुल अगर ट्रांसपेरेंट भी हमें बनाना है तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट ना बने, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसको मैं कहता हूँ, ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अब दोनों का मटेरियल एक ही होगा तो फिर दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही जना करना। तो अगर मुझे दोनों के ऊपर अलग देना है तो फिर मुझे अलग मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो अभी चलो हम समझने के लिए नहीं बनाते, तो मैं ऐसे करता हूँ, या बना लेते हैं तो सिंपल मैं इसके ऊपर कॉपी करूँगा उसकी, तो वो कॉपी हो जाएगा। तो इसको मैं रिफ्रैक्शन जो है वो 100 के बजाय 50 कर देता हूँ। अब वो सेमी ट्रांसपेरेंट होगा कि वो ब्लू, उसका पिंक कलर भी नजर आएगा पर्पल सा, और साथ में वो कुछ, हाँ मैंने मटेरियल ऐड नहीं किया, बना तो दिया लेकिन क्योंकि वो कॉपी किया था तो इसको ये अप्लाई नहीं किया, तो इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब वो ट्रांसपेरेंट भी है लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट है। ग्लास जो है वो पहले बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, अब उसमें कलर ऐड हो गया हुआ है। तो अगर मैं इसमें 50 के बजाय कर देता हूँ कि ये 70% रिफ्लेक्शन हो, तो इसका मतलब ये होगा कि 70% वो ट्रांसपेरेंट होगा, 30% कलर आएगा। ठीक है, ये वाले रिफ्लेक्शन के, ट्रांसपेरेंट के और रिफ्लेक्शन दोनों समझ लग गई? जी सर। जी सर। ठीक है, आप लोगों ने इसकी अप्लाई कर लेना है, तो फिर हम इनमें से आगे चलेंगे कुछ अब ऑब्जेक्ट के ऊपर, और नेक्स्ट क्लास में एक आपका क्विज भी हो सकता है, छोटा सा। कैमरा सेटिंग वाला कब करेंगे? कैमरा करेंगे हम लाइट के बाद। पहले अब थोड़ा सा मॉडल के ऊपर हाथ खुला करेंगे कि हमारी जो मॉडलिंग है वो हम, जैसे नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम सोर्ड बनाएं या टैंक बनाएं एक, तो पहले अब मॉडल बनना हम सीखेंगे कि मॉडल किस तरह बनाते हैं, फिर हम आगे जाएंगे बाकी चीज़ों पे। अगर आपको लाइटिंग बहुत अच्छी आती है, कैमरा बहुत अच्छा आता है, मॉडल ही बनाना नहीं आता, तो फायदा क्या होगा लाइटिंग और उसका कैमरे का। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये बेसिक चीज़ें थी जिससे आपका कुछ इंटरेस्ट बन जाता है कि रियल टाइम चीज़ें किस तरह वर्क कर रही होती हैं 3D के अंदर। अब हम अपनी तवज्जो देंगे मॉडल के ऊपर कि मॉडल किस तरह बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब तक कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर।